चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखो तो पहला क्वेश्चन, शो दैट ये सेटिस्फाइज ये एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले ना आप लोग 1 मिनट के टाइम में ये वाला पार्ट कंप्लीट करो कि ये वाला मैट्रिक्स इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये खुद से ट्राई कर लो फटाफट। चलिए एक बार ना सब लोग पेन वेन छोड़ के एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बोर्ड की तरफ देखो। इस सेम आइडिया का हम 2 क्वेश्चन करेंगे और ऑलमोस्ट आप समझो कि हम चैप्टर के एंड में पहुंच गए। ठीक है, बस थोड़ा सा और एफर्ट करना है अपने को, 1-2 क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सब लोग एक बार पेन छोड़ के बोर्ड की तरफ देखो। इस पूरे क्वेश्चन में आई पर्सनली फील ये 2 पार्ट है। एक है कि मतलब ये वाला मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये जस्टिफाई करना है मेरे को। एक बार जब मैं वो दिखा दूं तो फिर उसके हेल्प से कुछ मेरे को ए इनवर्स निकालो। ठीक है, तो सेटिस्फाई करने वाले पार्ट के लिए देखो क्या होगा सोल्यूशन। देखो ए इज इक्वल्स टू क्या है, पढ़ के बताओ तुम। 5 3, एक सेकंड, 5 3 -1 8 -2 और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगर आप ये मैट्रिक्स इसमें डालते हो तो एलएचएस आपका ऐसा दिखेगा, शायद एलएचएस वुड बी ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7। अच्छा, साइड में यहीं पे आप ए स्क्वायर ना सॉल्व कर लो, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा आपके लिए, 5 3 -1 -2 इंटू 5 3 -1 -2 अगेन। फर्दर आगे जाओगे तो रो इंटू कॉलम, आई थिंक 25 -3 कितना आ जाएगा 23। रो इंटू कॉलम 15 -6, तो मेरे ख्याल में ये कितना आ जाएगा आपके लिए 9। रो इंटू कॉलम तो -5 + 2 ये वाला, अच्छा हाँ सॉरी 22 आएगा, 22 ये 9 ठीक है। रो इंटू कॉलम -5 + 2 तो -3 एंड रो इंटू कॉलम -3 + 4 तो मेरे ख्याल में 1। देखो ये समझ में आ रहा है, क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ पे। इसके बाद में अच्छा एक और चीज है यहाँ पर देखो कि जब आप इस इक्वेशन के अंदर में लेफ्ट हैंड साइड में ए को बिठाओगे तो ये चीज पहले पढ़ाया हुआ आप लोग को मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोल के, कि अगर बाकी सारे वेरिएबल को आप मैट्रिक्स से रिप्लेस कर रहे हो तो जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ में बाय डिफॉल्ट आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे आई, ताकि सब लोग मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ जाए। तो यहाँ पर आपको 7 × i भी करना होगा। आगे चल के ए स्क्वायर की जगह पर आप ये वैल्यू यूज कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा बताओ, 22 9 आई थिंक -3 और 1 चलेगा ये चीज। -3 टाइम्स ऑफ ए का मतलब ये वाला क्या आ जाएगा बोलो, 5 3 -1 और -2 और 7 टाइम्स ऑफ आई का मतलब क्या हो जाएगा आपकी, -7 टाइम्स ऑफ 1 0 0 1। सिंस बाकी सब लोग 2x2 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी जो आप रिप्लेसमेंट करेंगे वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, 2x2 के ही फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लैरिटी है यहाँ तक सब कुछ। अब थोड़ा सा क्या है ना कि इस चीज को हमको करना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर आप देखो मैं क्या करूंगा कि 7 विल गो इन साइड, यहाँ पर 3 विल गो इन साइड एंड यू विल गेट 22 9 -3 1 -3 अंदर जाएगा या 3 को ही अंदर भेजो, माइनस को बाहर रखो, विल बिकम 15 9 -3 एंड व्हाट -6 और वहां पर 7 अगर अंदर गया तो क्या रहेगा बताओ, माइनस ऑफ 7 0 0 7। अब हर पोजीशन पर आप इमेजिन कर लो एक बार, 22 -15 -7 तो 22 -22 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट पोजीशन 0, 9 -9 0 -0 तो वो 0 ही रहेगा, -3 -+3 तो 0 एंड यहां से -0 तो अल्टीमेटली 0, 1 -6 एंड -7 तो 1 ये +6 हो जाएगा शायद, और 1 + 6 7 -7 का आंसर फिर से क्या हो जाएगा आपके लिए 0। सो दिस इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली आपके लिए क्या आ गया बताओ 0। चलेगा यहां पर, दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर एक और चीज मेंशन कर दो, O is equals to RHS. This is equals to O is equals to RHS. ठीक है, इसके आगे लिख therefore ये कॉपी करना हो गया था सबका, डन है, ठीक है। लिखो therefore a स्क्वायर -3a -7i इज इक्वल्स टू क्या है आपके 0। ये क्लियर है क्या? अभी अभी आपने इसी चीज को वेरीफाई करा है यहाँ कि ये वाला जो a है वो इस वाली इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
वो ए अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन कि ये ए इसको सेटिस्फाई करेगा, आई बिलीव यहां तक तो खत्म हो गया। अब मेरे को क्या करना है बताओ, एंड हेंस फाइंड, क्या फाइंड करना है बोलो, ए इनवर्स। मतलब ये मेहनत करके जो भी रिजल्ट ये वाला आया है, इसको दिमाग में रखते हुए इसके हेल्प से मुझे क्या ढूंढना है बताओ, ए इनवर्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है बताओ, ए इनवर्स। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं वो थोड़ा ध्यान से सुन। आप इस इक्वेशन में दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट की तरफ, अगर किसी पर्टिकुलर चीज से चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वो नंबर जो चाहो वो रख सकते हो आप। यहां पर मेरा सजेशन है कि आप जानबूझ के राइट के साइड से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से। किससे मल्टीप्लाई करो बताओ, ए इनवर्स से। क्या आएगा बताओ एक बार, अगर मैं करूं तो दिस एम्प्लाइज, सोचना थोड़ा ध्यान से, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 3 इंटू ए इनवर्स एंड माइनस 7 इंटू आई इंटू क्या आ जाएगा बताओ, ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू क्या आ जाएगा बताओ, ए इनवर्स। क्लियर है यहां तक? एक बार कुछ लिखो मत, अब थोड़ा सुनो ध्यान से। ये जो पार्ट है ना, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स का, इसको यू कैन थिंक लाइक ए इंटू ए इनवर्स। कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू। फिर ये जो पेयर है आपका, इसको आप क्या सोच सकते हो बताओ, आई इनवर्स के प्रॉपर्टीज, एनी मैट्रिक्स इनटू इट्स ओन इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था, आई। तो ये आपके लिए आई हो गया, और एनी मैट्रिक्स इनटू आई क्या होता था, ए खुद। तो ये जो पार्ट है आपका ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ए इंटू आई हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ये रहा, ठीक है, चलेगा। फिर ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा बताओ, इसमें तो डायरेक्टली ए और ए इनवर्स है, तो 3 इंटू कितना रहेगा बताओ, आई। और आई इंटू ए इनवर्स आपके लिए क्या हो जाएगा, आई थिंक 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। नल मैट्रिक्स इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज नल मैट्रिक्स। ये क्लियर हुआ? अब यहां से आपको निकालना क्या है वो सोचो, ए इनवर्स। कहां फंसा हुआ आपका ए इनवर्स, इस वाले टर्म। तो इस वाले टर्म को आप एक काम करो कि उठा के उस तरफ भेज, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या होगा सोचो जरा, ए इंटू आई इज गोइंग टू रिमेन ए, 3 इंटू आई, इसको 3i ही रहने दो, इज इक्वल्स टू यू विल गेट 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। चलेगा? अब पूरे मटेरियल को आप स्वैप कर दो, मतलब 7 ए इनवर्स को लेफ्ट में लिखो, इस पूरे को आप राइट में लिखो, बात तो एक ही है। तो क्या मिलेगा सोचो, 7 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए माइनस 3i। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू यू विल गेट व्हाट, 1/7 इंटू ए माइनस 3i। चलेगा? ये ए इनवर्स का आंसर आया। और यहां पर अब आपको ए का, आई का, ये लोग का वैल्यू बिठाना। कॉपी देख के बताओ तो ए कितना था आपका, बोलो 1 5 3 -1 -2। सो जो भी ए था 5 3 -1 -2 -3 टाइम्स ऑफ आई था 1 0 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सो 1/7 टाइम्स ऑफ 5 - 3 का आंसर आई थिंक 2, 3 - 0 का आंसर 3, -1 -0 तो -1, एंड 2 - 3 का आंसर तो आई थिंक -5। ये आपका फाइनल आंसर कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7 टाइम्स ऑफ 2 3 -1 -5। ठीक है, ठीक है। देखो यहां ध्यान से देखो, थोड़ा और बोलता हूं। ये इनवर्स निकालने का ऑनेस्टली बोलूं कि अगर सिर्फ इनवर्स निकालना ही टारगेट होता ना, तो ये इतना लंबा होता ही नहीं। तब आप क्या कर सकते थे, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए का फॉर्मूला लगा लेते। डिटर्मिनेंट ए का आंसर क्या होता है, यहां से सोचो, -10 + 3 तो कितना आ जाता, -7। और फिर एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, -2 वहां चला गया, 5 यहां आ गया, -3 और -1। तो आप देखो वही आंसर आया है लास्ट में, एक्सचेंज साइन चेंज, और यहाँ पर -1/7 होना चाहिए था, अकॉर्डिंगली सबका साइन अंदर चेंज हो गया हो। आया बात समझ? लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में इस टाइप का लैंग्वेज आता है तो फिर आपको ये इतना लंबा करना ही पड़े। ठीक है, आप अगर शॉर्टकट वाला इनवर्स निकालने का तरीका लगा देते हो तो उससे आपका आंसर जो एक्सेप्ट नहीं होगा। चलो आगे चलो, ठीक है, मेरे ख्याल में आइडिया। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन लिख लो। सेम क्वेश्चन जो है वो जरूरी नहीं है कि 2/2 के लिए ही आए, 3/3 पे भी आ सकता है। तो फिर आपको वापस से इतना काम करना है, बस ए वहां पर क्या रहेगा आपके लिए, 3/3 का मैट्रिक्स। चलो एक और इसी टाइप का मेहनत मजदूरी वाला क्वेश्चन।
इफ a इक्वल्स टू दिस देन फर्स्ट शो दैट दिस हेंस फाइंड दिस। ठीक है, इसको चलो तो साथ साथ में कर लेते हैं फटाफट। लिखो हियर a इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 2 and 2 2 1 and 2 2 1 and a square minus 4a minus 5i is equals to 0। एक बार बोर्ड पर देखो, इफ a इक्वल्स टू दिस देन फर्स्ट शो दैट दिस, ये शो करना है आपको, दिया हुआ नहीं है पहले से, और ये हो जाने के बाद में हेंस आपको क्या फाइंड करना है बताओ, a इनवर्स। चलेगा, तो पहले तो आपको क्या है कि ये मैट्रिक्स इसमें बिठा के LHS इक्वल्स टू RHS आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो आप पूरा स्टेटमेंट एक साथ लिखोगे कि विल बिगिन विथ ओनली LHS, ओनली LHS लिखो। नाउ LHS ये आपके लिए हो गया a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का कैलकुलेशन आप साइड में कर दो फिर से, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1, रो इंटू कॉलम, मेरे ख्याल में 4 4 8 1 9 आएगा क्या। नेक्स्ट रो इंटू कॉलम, तो 2 2 और 4, 2 2 4 और 4 8 आ रहा है क्या ये, 8 8 9 8 और 8 8 9 ऐसा आएगा आपकी। लिखना फिर LHS इज इक्वल्स टू 988 898 889 माइनस 4 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और माइनस 5 इंटू आई चाहिए था हमको, माइनस 5 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सारे नंबर्स अंदर ले लूं तो 988 898 889 माइनस 4 अंदर जाएगा तो 488, फिर मेरे ख्याल में 848 और 884 माइनस यहां से मेरे ख्याल में 500 050 एंड 005, और लास्ट में सॉल्व करके सबसे काफी आसानी से आपको मिल जाएगा 000 000 एंड 000। दिस इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। यहां तक आ गया सबको, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। बता दो अगला स्टेप क्या होना चाहिए। आप इसी वाले स्टेटमेंट से बिगिन करोगे और दोनों साइड क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स लिखो। नाउ ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i is equals to 0. So a square into a inverse minus 4a inverse and minus 5i into a inverse equals to 0 into a inverse. This implies, अच्छा यहां देखो एक बार, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये कैसे a बनता है लास्ट में जाके। एक बार मैं और दिखा देता हूं और उसके अंदर फिर मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा। a square into a inverse should be imagined as what, a into a inverse, ये दोनों मर्ज होके क्या हो जाएगा आपके लिए a इंटू आई, और अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा e। ये लॉजिक है। बाकी शॉर्टकट के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे हम एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं ना, तो 2 प्लस माइनस 1 क्या बचेगा आपके पास में 1। सो ऑल टुगेदर लास्ट में जाके यहां से निकलना क्या चाहिए, ए ही निकलना चाहिए। अगर सपोज करो कि यहाँ पर ए क्यूब इंटू ए इनवर्स होता तो लास्ट में क्या निकलता आपके लिए ए स्क्वायर, ए पावर 4 इंटू ए इनवर्स होता तो लास्ट में क्या निकलता आपके लिए ए क्यूब। तो ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। सो यहां से तो क्या आ जाएगा फिर से बताओ, ए इंटू आई माइनस ये दोनों मर्ज करके फिर से 4i और माइनस इसको सिंप्लीफाई करके 5 ए इनवर्स इक्वल्स टू इससे 0, ये उठ के वहां चला जाएगा और ये वाला अल्टीमेटली ए हो जाएगा, ए माइनस 4 टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू
5 times of A inverse. This implies A inverse is equals to 1 by 5 times of A minus 4i. A minus 4i. ठीक है, अब क्या है कि A का वैल्यू डालो एंड बस एक स्टेप में आंसर. So this implies A inverse is equals to 1 by 5 times of A का आंसर 122, 212, 221 minus 4 times of 100, 010 and 001. सॉल्व करोगे तो 1 by 5 मैं डायरेक्टली कर देता हूं. 1 minus 4 आई थिंक -3 आ जाएगा, फिर 2 2 2 minus 3 2 एंड 2 2 minus 3. ये आना चाहिए अल्टीमेटली आपका आंसर. चलेगा. इसमें भी अगर मान लो कि ये फालतू का क्लॉज नहीं होता, इसको सेटिस्फाई करो फिर उससे इनवर्स फाइंड करो, तो फिर हम डायरेक्टली वो जो फॉर्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए वो लगाते और इसी से शायद और बेटर तरीके से पहले ही आ जाता उससे आंसर. बट अगर ये इन्वॉल्व है तो फिर दिस इज द ओनली वे बाय विच यू शुड डू. चलो आगे. नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस. एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस. Application of determinant and matrices. Application of determinant and matrices. Sorted. सब लोग 2 मिनट के लिए बोर्ड पर दे. एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाऊं. एक टॉपिक का नाम होगा जो हम आज ही पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल. दूसरे टॉपिक का नाम होगा, प्रोबेबली ये भी आज ही पढ़ेंगे, क्रेमर्स रूल. ठीक है. और थर्ड टॉपिक का नाम होगा आपके मार्टिन्स मेथड. मार्टिन्स मेथड भी बोल सकते हो और मैट्रिक्स रूल भी बोल सकते हो. क्या क्या टॉपिक है बताओ पढ़ के थोड़ा जोर से. नाम से इंप्रेस्ड नहीं हो शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को आप लोग का मुंह देख के. पहला वाला क्या बताऊं, एरिया ऑफ ट्राइंगल. दूसरा वाला क्या है, क्रेमर्स रूल. और तीसरा वाला क्या है, मार्टिन्स मेथड. तीनों ही बहुत ईजी. और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा तारीफ करके बता देता हूं. देखो, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दोनों मिला के आपके पेपर में पक्का 8 से लेके 10 नंबर के बीच में रहे, तो ये ह्यूज है. मतलब बहुत कुछ आप इससे पा सकते हैं. और चैप्टर कंपैरेटिवली जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि ये कंपैरेटिवली इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, तो आप इसमें मिस आउट मत कर. और वो जो 10 नंबर है ना आपका, उसमें से एक पक्का 4 मार्क का क्वेश्चन या मान लो कि 5 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, वो आपको क्रेमर्स रूल या मार्टिन्स मेथड पे बेस्ड मिल जाएगा. इसलिए जो भी मैं एक्सप्लेन करूं एकदम तन मन धन से पूरा ध्यान लगा के धीरे धीरे सुनो. टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत लंबा है. और आजकल प्रॉब्लम क्या होगी कि स्टूडेंट लोग का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है, तो आप 5 मिनट फोकस कर पाओगे, फिर आप फोकस करना छूट गया तो टॉपिक तो गया फिर आप. इसीलिए प्लीज बहुत ध्यान से सारी चीजों को देख लेना, समझ ले. क्लियर मेरे ख्याल में. पहला टॉपिक फिर से बताओ क्या बोल रहा था मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल. दूसरा क्या बोल रहा था बताओ, क्रेमर्स रूल. और तीसरा क्या बोल रहा था बताओ, मार्टिन्स मेथड. ये वाले का थोड़ा सा डाउट है, ये सिलेबस का वैसे डायरेक्टली ऑफिशियली पार्ट नहीं है, लेकिन अगेन यू कैन नॉट ट्रस्ट सीबीएसई. तो बाद में जाके घर पे ना खुद से एक्सपर्ट मत बन जाना कि हमारे स्कूल में तो बोल दिया कि ये नहीं पढ़ना है तो हम छोड़ देते हैं. ये हमको फलाना कोई बच्चा बोल दिया हमारा दोस्त कि हमारे ट्यूशन में तो ये नहीं पढ़ा है तो छोड़ देते, वैसा मत कर. हो सकता है कोई एमसीक्यू या 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाए इस टॉपिक पे. क्लियर मेरे ख्याल में. तो पहला हेडिंग लिखो आप लोग, ये हेडिंग लिखना आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल. लिख लिया. अब अगले 2-3 मिनट तक प्लीज आप बोर्ड पर देखो, मैं अच्छे से आपको समझाता हूं इस टॉपिक में क्या बोलना चाह रहा है. सपोज करो कि आपके पास में कोई एक ट्राइंगल, एकदम आराम आराम से सुनो, बहुत इजी टॉपिक, जिसका वर्टाइसेस है ए x1, y1, बी x2, y2 एंड सी x3, y3. दिस इज अ ट्राइंगल जिसका ये 3 क्या है बताओ, वर्टाइसेस. ये 3 क्या है बताओ, वर्टाइसेस. अब इसके अंदर फंसा हुआ जो एरिया है, इसको निकालने का एक मेथड आपको क्लास 11 में सिखाया जाता है. वैसे तो ये पहले 10 के ही सिलेबस में था, बट आफ्टर कोरोना डिलीट हो गया. तब इसको फर्स्ट टाइम आपको सिखाया जाता है क्लास 11 में इन द चैप्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. आई डोंट होप कि आपको याद होगा, और याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं. इसी सेम चीज को कैलकुलेट करने का एक डिटर्मिनेंट का भी फॉर्मूला है. आपको समझ में आ रहा है कि आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं. 3 आपके पास में वर्टेक्स रहेगा,
वो तीनों वर्टेक्स को जोड़ने से कौन सा फिगर रेडी होगा बताओ, जोर से बोलो। और उस ट्राइंगल का आप क्या निकाल सकते हो, बाई वन फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला, देखो ध्यान से सुनो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जहां पर एबीसी का कोऑर्डिनेट्स ये रेस्पेक्टिव है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, पहला वर्टेक्स क्या है बताओ, x1 y1 1। कैन यू गेस सेकंड वर्टेक्स क्या होगा, थोड़ा और लाउड प्लीज। x2 y2 और 1, वेरी गुड। फिर x3 y3 और, अब क्या है कि डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, सॉल्व करने के बाद में दिस विल गिव यू वन नंबर। दैट नंबर में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, क्योंकि डिटर्मिनेंट पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ही आपको पॉजिटिव आंसर दे। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब आप कोई चीज के एरिया का बात करते हैं तो हमारे कॉमन दुनिया में, नॉर्मल वर्ल्ड में, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको नेगेटिव होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो कि इसके बाहर एक इस टाइप का डंडी लगा सकते हैं। ऑरेंज डंडी डिटर्मिनेंट का है, येलो डंडी मॉड का है, कि अगर अंदर से कोई नेगेटिव आंसर आया भी तो भी हम उस आंसर को क्या बना देंगे बताओ, पॉजिटिव। यहां तक ओके है सर। इसके बाद में एक और मेरे को थोड़ा सा चर्चा करना है आपके साथ। देखो, मान लो कि ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन है आपके पास में, और आपके पास में 3 पॉइंट है जो इसी रास्ते पे लाई कर, ठीक है, चलेगा, क्लियर है। तो मान लो कि इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है। क्लास 9 में ये चीज पढ़ाया जाता था, क्या बोलते हैं इन तीनों पॉइंट को बताओ, ए कॉमा बी कॉमा सी विल बी कॉल्ड एज को लीनियर पॉइंट्स, करेक्ट। और पॉइंट्स अगर कोलिनियर हुआ मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पे अगर लाई किया, तो एक बहुत खास बात है कि कितना भी कोशिश कर लो ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ट्राइंगल बन रहा है तो कोलिनियर नहीं है, और अगर कोलिनियर है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हुआ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम बाय डिफॉल्ट कितना मान सकते हैं, 0। क्लियर है ये चीज। सो इफ द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, देन द सेम फॉर्मूला आफ्टर अप्लाइंग शुड गिव यू आंसर एज 0। ये बात को अपन याद रखें, ठीक है ना, कि एबीसी आर कोलिनियर पॉइंट्स, दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। एंड अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी का 0 आ रहा है, दैट मींस कि एबीसी विल बी कोलिनियर पॉइंट्स। और एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने का डिफॉल्ट फॉर्मूला हमारे लिए हो जाएगा ये वाला, चलेगा। इसके साथ में एक और छोटा डिस्कशन है जो मैं चाहता हूं कि कर लूं आपके साथ में। मॉडुलस को लेके आई बिलीव यू ऑल आर वेरी कंफर्टेबल, बहुत सिंपल चीज है। मॉड ऑफ 5 का आंसर बताओ, बी लाउड एंड बोल्ड, बोलो 5, गुड। मॉड ऑफ -7 का आंसर, मॉड ऑफ 0 का आंसर, मॉड ऑफ हाफ का आंसर, चलेगा ना ये सब सारा चीज। अब सपोज करो कि मॉड एक्स का आंसर मैं बोलता हूं 5, तो एक्स का आंसर करेक्ट, ये याद रखना, ठीक है। नंबर अगर अंदर जाएगा तो बाहर सिर्फ एक आंसर आएगा, लेकिन अगर नंबर बाहर है तो अंदर वाले का 2 वैल्यू हो सकता। फिर इसमें एक और महान आदमी, मॉड एक्स इक्वल्स टू अगर 0 तब आंसर। अब अगर प्लस माइनस लगा भी लेते हो तो उसका कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, +0 और -0 तो सेम ही होता है। इसीलिए यहां पर सिर्फ एक आंसर एक्स इक्वल्स टू 0। ये दोनों बात भी आप थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प। चले आगे, लिखिए तो क्या लिखा आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये छापिए उसमें फटाफट। हो गया ना, नीचे आप ये वाला नोट लिखो, नोट नंबर 1, एंड ये लिख लो नोट नंबर 2, और ये भी लिख लो नोट नंबर 3। ये 3 पॉइंट में मेंशन करके रखो, आगे काम आएगा आप लोग। चलो आओ, करूँ ना स्टार्ट। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो फटाफट। यूजिंग डिटरमिनेंट्स, use determinants to find the area of the triangle whose vertices are given by this एंड ये भी पूछ रहे हैं कि आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर और नॉट। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। इन केस अगर एरिया का वैल्यू क्या आया मेरे 0, तो यस दे आर कोलिनियर। एरिया का वैल्यू अगर 0 नहीं आया मतलब नो दे आर नॉट कोलिनियर। चलो लिखो, द पॉइंट्स आर, द पॉइंट्स आर ए 1, -1, बी 2, 4 एंड सी -3, 5। Therefore
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू मॉडुलस हाफ डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 1 2 4 1 माइनस 3 5 और 1. दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ ब्रैकेट ओपन, डिटर्मिनेंट ब्रेक कर रहा हूं. हाँ, फर्स्ट रो से कर रहा हूं. सो 1 इंटू रो गया कॉलम गया 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 1 इंटू रो गया कॉलम गया 2 प्लस 3 5 एंड प्लस 1 इंटू रो गया कॉलम गया 10 प्लस 12 तो 22 मॉडुलस. दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस हाफ ब्रैकेट के अंदर में माइनस 1 और ये वाला 27 तो आई थिंक 26 हो जाएगा. हाफ इंटू 26 मॉडुलस ऑफ 13 और मॉड ऑफ 13 13 ही रहेगा. सो 13 स्क्वायर यूनिट्स. 13 स्क्वायर यूनिट्स. अच्छा, उस बात का क्या कि कोलिनियर है कि नहीं है, तो नीचे लिखो क्लियरली क्लियरली द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. क्लियरली द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. ओके, सॉर्टेड. अगला क्वेश्चन देखो. शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर. मतलब क्या करना है हम, सॉल्व फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड वी शुड गेट द आंसर एज 0. लिखो द पॉइंट्स आर द पॉइंट्स आर ए ब्रैकेट के अंदर -1 बी 5,7 एंड सी था 8,11. लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू मॉड हाफ डिटर्मिनेंट -1 1 5 7 1 8 11 1. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस का डंडी फिर हाफ. अब डिटर्मिनेंट ब्रेकिंग कर, सो -1 इंटू रो गया कॉलम गया 7 माइनस 11 -4 प्लस 1 इंटू रो गॉन कॉलम गॉन 5 माइनस 8 -3 एंड प्लस 1 इंटू रो कॉलम गया 55 माइनस 56 आई थिंक माइनस 1. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू मॉड हाफ अंदर में यहां से आ जाएगा शायद से 4 और -4 सो अल्टीमेटली 0. ठीक है, अच्छा तो क्या कंक्लूजन देना है फिर यहाँ पे, द पॉइंट्स आर कोलिनियर. नीचे लिखो हेंस द पॉइंट्स आर हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर. द पॉइंट्स आर कोलिनियर. चलो आगे अगला पॉइंट देखो. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज द पॉइंट्स दिस विल बी कोलिनियर. तो अब क्या करना है, पिछले बार मेरे को चेक करना था कि कोलिनियर है कि कोलिनियर नहीं. इस बार कोलिनियर होना तो पहले से डिक्लेयर्ड है एंड फॉर द पॉइंट्स टू बी कोलिनियर मेरे को बताना है कि एक्स का आंसर क्या है. ठीक है, तो कोलिनियर अगर पहले से बोला हुआ है तो कैन आई क्लेम कि ओवरऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर 0 ही होना चाहिए. फिर वहां से सॉल्व कर करके एक्स निकालने का ट्राई करूं. ठीक है, चलो लिखो द पॉइंट्स आर द पॉइंट्स आर ए 2, -1 बी -3, 4 एंड सी x, 5. फिर लिखो सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ये डायरेक्टली क्या होना चाहिए 0. सब एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक्सप्रेशन क्या होगा आपके लिए, मॉड हाफ डिटर्मिनेंट 2 -1 1 -3 4 1 x 5 और 1. दिस इज इक्वल्स टू 0. चलेगा, ठीक है यहां तक सब. अंदर के पार्ट को आप सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, जैसे डिटर्मिनेंट ब्रेकिंग करते हो वैसे करो. क्या आएगा बताओ,
दिस एम्प्लाइज मॉड हाफ ब्रैकेट ओपन, रो गया कॉलम गया 2 से, तो 4 माइनस 5 आई थिंक -1 प्लस 1 इंटू रो कॉलम गॉन -3 -x एंड प्लस 1 इंटू रो कॉलम गॉन -15 -4x। ठीक है, मॉड इक्वल्स टू 0। ये यहां तक ओके है सारा पक्का? अंदर को थोड़ा धीरे धीरे करो तो सिंप्लीफाई करो तो समेटो हर चीज को, बताओ तो क्या आएगा। दिस एम्प्लाइज मॉड हाफ ब्रैकेट के अंदर दिस विल गिव यू -2, यहां से -3 -x और यहां से -15 -4x ब्रैकेट क्लोज, मॉड क्लोज इक्वल्स टू 0। मॉड ऑफ हाफ इंटू -2 -3 -5 -15 -20 और -x -4x तो -5x ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां तक ओके है सबका पक्का? एक बार 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो और थोड़ा सुनो और एक्चुअली रिकॉल कर। अभी जब मैं आपको नोट लिखा रहा था तो मैंने आपको दिखाया कि मॉड x का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू सिर्फ क्या हो सकता है, फिर 0 हो सकता है। और मॉड x का वैल्यू अगर कोई नंबर है तो उस केस में फिर 2 पॉसिबिलिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास में 2 टाइप का सिचुएशन आ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में तो शुरू से क्या बोला हुआ आपको कि जो पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, कोलिनियर। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप क्या क्लेम करके स्टार्ट कर रहे हो, 0 क्लेम करके। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि आपको बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू 15 है, कितना है बताओ। तो उस केस में मैं बोलता कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 15। लेफ्ट हैंड साइड में सेम टाइप का ही काम करता, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या रहता है बताओ, 15। मैं यहां तक पहुंचता और अगर राइट हैंड साइड का वैल्यू 15 होता ना तो यहां से फिर मैं 2 केस बना के सॉल्व कर, मैं मॉड हटा देता। एक बार दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू आई वुड हैव टेकन 15 और एक बार आई वुड हैव टेकन -15। फिर सॉल्व करके 15 के हिसाब से एक x का आंसर और -15 के हिसाब से एक और x का आंसर, तो x का ओवरऑल कितना आंसर आता मेरे पास में 2। लेकिन सिंस यहाँ पे राइट हैंड साइड का वैल्यू 0 है तो शुड आई गो फॉर 2 केसेस की 1 केस। ये क्लियर है ना? आगे वो 2 केस वाला भी क्वेश्चन लाइंड अप है, आएगा वो, क्लियर है मेरे ख्याल में। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे बताओ, हाफ ऑफ, बोलो जोर से, -20 -5x इक्वल्स टू 0। सो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 0, -20 -5x इक्वल्स टू 0। सो -20 इज इक्वल्स टू क्या, 5x। सो x इक्वल्स टू कितना, इस सवाल में तो माइनस। तो ये क्वेश्चन देखो एक बार, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, क्या मतलब है इसका, कोलिनियर होना ही इसका भी मतलब है। लिखो, इसमें उतना फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, सीधा स्ट्रक्चर बना के सॉल्व कर लेते। लिखो तो क्या होना चाहिए बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, सही बात है 0। सो मॉड हाफ डिटर्मिनेंट, पहला पॉइंट क्या है, 551, फिर है K11 और फिर है 1071, दिस इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ब्रेक करो अच्छे से। दिस इम्प्लाइज मॉड हाफ ब्रैकेट के अंदर में 5 इंटू रो कॉलम 1 -7 -6 -5 इंटू रो कॉलम K-10 एंड प्लस 1 इंटू रो कॉलम 7K-10 चलेगा। दिस इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज हाफ ब्रैकेट के अंदर -30 -5K +50 +7K-10, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लू। सो मॉडुलस ओपन हाफ -30 +50 और -10, तो आई थिंक 10 बचेगा क्या बस। और के में देखोगे तो -5 +7 तो +2K इक्वल्स टू 0। सो हाफ इंटू 10 + 2K इज इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 + 2K इज इक्वल्स टू 0। सो 2K इज इक्वल्स टू -10 एंड K इज इक्वल्स टू माइनस, ये आंसर है। चलेगा, देखो अगला क्वेश्चन देखो,
हाँ, चलो देखो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया द ट्राइंगल इज 35 और वर्टाइसेस आपको ये वाला दिया। इस बार भी डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू खाली क्या रहेगा आपके लिए 35 और 35 की वजह से एक केस की दो केस, इस बार दो केस में सॉल्व करना। तो चलो लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना 35 मॉड हाफ डिटर्मिनेंट K41 2 माइनस 61 और 541 is equals to 35. So mod half determinant breaking. So K into minus 6 minus 4 minus 10 minus 4 into 2 minus 5 minus 3 and plus 1 into 8 plus 30. सही कह रहा हूँ क्या? प्लस होगा क्या 38. दिस इज इक्वल्स टू 35. अब समेटो के अंदर का पार्ट को तो हाफ एंड टू यहां से शायद -10 के और +12 और 38 कितना आ जाएगा 50 क्या +50. दिस इज इक्वल्स टू 35. अब यहां से सिंस राइट हैंड साइड एक पॉजिटिव नंबर है तो आपको दो केस बनाना पड़ेगा. दिस एम्प्लाइज हाफ इनटू -10k + 50 इज इक्वल्स टू 35 एक पॉसिबिलिटी, और दूसरा पॉसिबिलिटी और हाफ इनटू -10k + 35 इज इक्वल्स टू -50. थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इसको. कुछ गलती कर दिया क्या? अच्छा रुको रुको, वहां नंबर एक्सचेंज हो गया, एक सेकंड. ये हो गया -10k + 50, 50 यहां रहता और वहां पर -35. तो यहां से सॉल्व करोगे तो -10k + 50 इज इक्वल्स टू 70. सो -10k इज इक्वल्स टू 20 और k इज इक्वल्स टू -2. और यहां से -10, यहां पर भी एक k होता. ये एक सेकंड क्या हो रहा है, -10k + 50. सो -10k + 50 इज इक्वल्स टू -70. सो -10k इज इक्वल्स टू -120 एंड k इज इक्वल्स टू 12. तो एक आंसर -2 और दूसरा आंसर 12. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्रेमर्स रूल. आप बस इतना ही लिखो, इतना बड़ा लिखने का दरकार नहीं. क्रेमर्स रूल, क्रे CRAMERS, क्रेमर्स रूल. ये वो पागल आदमी था जिसने पहली बार इसके बारे में सोचा था. क्रेमर्स रूल, ठीक है. अभी बिल्कुल शिद्दत के साथ में कॉपी में पेन डालना है, कॉपी फोल्ड करना है, दोनों हाथ ऐसे ऊपर की तरफ दिखाना है अच्छे से. पेन वेन सब ढक्कन उक्कन लगा के, ऐसा नहीं कोई ढक्कन खो जाए आप. ठीक है. आर्यन बात मानता नहीं है, देख रहे हो कॉपी खुला हुआ ही है. ठीक है. अच्छा देखो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये क्या चीज में आपको हेल्प करेगा, और फिर क्या है कि मेथड भी आपको समझाऊंगा. और इस मेथड का दो क्वेश्चन हम करेंगे आज एंड देन डन. आज के लिए बस होता है. चलो ध्यान से सुनो. क्लास 10 में, और प्लीज फटाफट थोड़ा रिस्पॉन्ड भी करना. हाँ, एक बहुत ही शानदार चैप्टर था आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. एल लिखना मैं भूल गया, PLETV. क्या था फुल फॉर्म बताओ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अच्छा इसमें क्या आता था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आता था A1x + B1y इज इक्वल्स टू C1, और बोलो A2x + B2y इज इक्वल्स टू C. यह आप छोटे थे इसीलिए इक्वेशन भी दो था, वेरिएबल भी दो था, और जिंदगी में मजे ही मजे. फिर इसको सॉल्व करने का जो मेथड था उनका नाम क्या क्या था? सब्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ क्या, और एलिमिनेशन, और
एक डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, कोई लोग अगर सेवा से तो वो पढ़ के आया होगा, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और भी होता है वैसे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा वैसा, कॉमन सेंस से भी कई बार सॉल्व हो जाता है। तो ये सारा मेथड्स को अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते। दैट वाज टॉट टू यू इन क्लास 10। नाउ यू हैव कम टू क्लास 12। बहुत आगे आ गए हो, डिजर्विंग या नॉन डिजर्विंग तरीके से, दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, बट ठीक है। नाउ यू आर हियर क्लास 12। अब क्या होगा देखो कि इक्वेशन 2 से 3 हो जाए और वेरिएबल भी 2 से 3 हो जाए, तो स्टैंडर्ड चेहरा कैसा दिखेगा ये बताओ। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। आ गए हो क्लास 12 में, बोलो a1x इक्वल्स टू d1। कांस्टेंट भी तो एक होना पड़ेगा। और बताओ दूसरा इक्वेशन, देखो मन लगा के नहीं बोल रहा आप, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d। और बोलो a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। 3 समझे। अब क्या है कि जैसे मिक्सर ग्राइंडर हमारे घर पे होता है, तो उसमें आप क्या कि गाजर डाल दो जूस बना लो, करेला डाल दो जूस बना लो, अंगूर डाल दो जूस बना लो, माथा खराब हो जाए तो पत्थर डाल दो, मिक्सर टूट जाएगा, मिक्सर का जूस तो नहीं बन पाएगा। सर मिक्सर का भी ग्राइंडर आता है, ऐसा नहीं कि ग्राइंडर नहीं आता। बड़ा बड़ा फैक्ट्री में जहां पर मानो कि पत्थर वत्थर तोड़ के छोटा छोटा पत्थर बनाते हैं, वहां ग्राइंडर रहता है उसको भी आप पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दैट इज डिफरेंट। उसी तरीके से ये सारा मेथड ना, इसका जूस निकाल सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे इनको उस पर लगाओगे मेथड ही फेल हो जाए। क्लियर है। अब समझे, काम वही है। जैसे यहां पर 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व करने का ये सारा तरीका, वैसे ही यहां पर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके का नाम है क्रेमर्स रूल। क्या नाम है बताओ। एंड ऑनेस्टली सेइंग मार्टिन्स रूल भी यही करता है, खाली क्रेमर्स रूल में ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो डिटर्मिनेंट्स को मिलता है, और मार्टिन्स रूल में ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो मैट्रिक्स को मिलता है। मतलब उसमें मैट्रिक्स इन्वॉल्व करके हम सॉल्व करते हैं, और इसमें डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम उसको सॉल्व करें। क्या आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते थे बताओ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जोर से बोलो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको क्या बोलोगे। पेयर का रिप्लेसमेंट है, बोलो सिस्टम। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। क्या बोलोगे फिर से बताओ। क्या गुस्सा हो गई है, शायद कुछ बोल नहीं रहे। क्या हो गया नित्या, ऑल ओके। अच्छा सब लोग एक बार और बोलो नित्या के लिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व करने का क्या क्या मेथड है बताओ। क्रेमर्स रूल और मार्टिन्स मेथड। आज किस चीज का डिस्कशन करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस सिस्टम में मतलब है कि 2 प्रकार का प्रजाति होती। अगर साइमल्टेनियसली एक साथ फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाट, अगर d1 d2 d3 तीनों का वैल्यू 0 0 0 आ जाए, लाइक ऐसा हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0, तो उस टाइप के सिस्टम को हम बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। एंड एक और वर्ड यूज करेंगे होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। होमोजीनियस क्यों, बिकॉज सब लोग एक ही जगह जाके माथा फोड़ रहा है अपना जीरो पे, इसीलिए क्या बोलेंगे उसको बताओ, होमोजीनियस। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये तीनों कुछ कुछ वैल्यू ले रहा है, कोई एक आदमी 0 भी ले सकता है, कोई इश्यू नहीं। मान लो कि ये 0 ले ली, ये 1 ले ली, ये 2 ले ले, ये 0 ले ली, ये भी 5, ये भी 5 ले ले। मतलब सारा आदमी अगर एक साथ फॉर सम रीजन 0 नहीं है ना, अगर सब 0 है तो होमोजीनियस, और सब 0 अगर नहीं है तो नॉन, हाँ हेट्रोजीनियस, या फिर दूसरा, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, नॉन होमोजीनियस। क्या बोल सकते हैं बताओ, नॉन होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस भी राइट है, आई वुड सजेस्ट कि हाँ हेट्रोजीनियस भी तो यूज कर सकते। क्लियर मेरे ख्याल में। क्या क्या बोला बताओ, उसको पढ़ना क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। चलेगा। सारा 0 हुआ तो क्या बोलना है, होमोजीनियस। सारा अगर 0 नहीं हुआ तो हेट्रोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस। अच्छा, सारा 0 नहीं हुआ मतलब 2 0 1 5 है, तो भी मतलब क्या है कि हेट्रोजीनियस बोलना या नॉन होमोजीनियस बोल। चलेगा मेरे ख्याल में। हमारे सिलेबस में होमोजीनियस सिस्टम नहीं, नाम बता के फिर भी छोड़ दिया बिकॉज एजर्शन रीजन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, हमारे से सिलेबस में सिर्फ क्या है बताओ, हेट्रोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस। क्या है फिर से बताओ,
हेट्रोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस। अच्छा, यहां पर जैसे इनका सेट अंडरस्टैंडिंग होता था कि एलिमिनेशन करना है तो कोफिशिएंट मैच कराओ, फिर काटाकुटी करो और फिर आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी एक आइडिया होता था, सब्स्टिट्यूशन है तो एक का वैल्यू निकालो दूसरे में डालो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। वैसे ही क्रेमर्स रूल का भी एक सेट अप्रोच है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, आंसर आ जाएगा। अब वो किस स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट डिस्कशन हम उसी चीज पे करें। आप लोग बस क्या है कि ध्यानपूर्वक देखते रहो इन सब चीज। अब मन छोटा एकदम मत करो। 12 में आप आ गए हैं और बहुत अच्छे नंबर के साथ में आप पास भी होंगे, मुझे श्योरिटी। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं क्रेमर्स रूल का बात करूं तो क्रेमर्स रूल कहता है कि भाई 4 डिटर्मिनेंट बनाना है। आप कितना डिटर्मिनेंट बताओ? 4 डिटर्मिनेंट। उसका भी सेट तरीका। सबसे पहला डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं डी। क्या कहते हैं बताओ? डी। डी में आता है, ये डी का मैं नाम भी लिख देता हूं, कोफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट। कौन सा डिटर्मिनेंट बताओ? आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि कोफिशिएंट्स वगैरह क्या है, इनको छाप दो। यहां पर क्या रहेगा बताओ? A1 B1 C1। फिर बोलो, लास्ट वाला नहीं, सब लोग बोलना। सब लोग नहीं बोल रहे। फर्स्ट बेंच ही नहीं बोल रहा, हमको लग रहा है। नहीं, पीछे से आवाज आ रहा है। A3 B3 C3। क्लियर मेरे ख्याल में? पक्का? डी कौन सा डिटरमिनेंट है, फिर से पढ़ो। कोफिशिएंट वाला डिटरमिनेंट। फिर से बोलो कौन सा? कोफिशिएंट वाला डिटरमिनेंट। क्लियर है? नेक्स्ट आएगा आपके डी एक्स। क्या आएगा बताओ? डी एक्स का लॉजिक क्या है? देखो कि जो ये एक्स का कॉलम है ना कोफिशिएंट वाला, उसको यू आर सपोज टू रिप्लेस, ये वाले कॉलम को यू आर सपोज टू रिप्लेस बाय दिस। मतलब एक आप बनाओगे डी, डी में सारा का सारा कोफिशिएंट ही आएगा, एक्स वाला, फिर वाई वाला, फिर जेड वाला। फिर आप बनाओगे डी एक्स। क्या बनाओगे बताओ? डी एक्स। डी एक्स में क्या क्या आएगा? बाकी दोनों सेम रहेगा, जो एक्स का खुद का कोफिशिएंट है ना, उसको रिप्लेस करना है D1 D2 D3। चलेगा? बताओ तो मेरे को डी एक्स कैसा होगा? बोलो। डी एक्स D1 D2 D3। और बोलो B1 B2 B3। और बोलो C1 C2 C3। समझे? फिर जब आपको नेक्स्ट वाला बनाने बोले तो वो हो जाएगा डी वाई। क्या हो जाएगा बताओ? अब डी वाई का लॉजिक भी फिर सेम, ठीक है ना? बाकी सबको सेम मेंटेन रखो, जो वाई का खुद का कोफिशिएंट का कॉलम है उसको आप कांस्टेंट से रिप्लेस करो। क्या आएगा बताओ? जोर से बोलो। A1 A2, उसके आगे, उसके आगे, परफेक्ट। और लास्ट आदमी आपको निकालना है डी जेड। क्या हो जाएगा बताओ? जोर जोर दिखाओ। B1 B2 B3 और लास्ट वाला D2 D3। अच्छा, ये देखने में बहुत खूंखार, बहुत भयानक टाइप लग रहा है, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा अगर आप ध्यान से सोचो तो इसको पूरा सॉल्व करें तो कोई एक आंसर आएगा आपके पास में, है तो डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व करके एक आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके एक आंसर आएगा, और इसको भी सॉल्व करके आपके पास में एक ही आंसर आएगा। क्लैरिटी इस बात को लेकर। अब जो आपका मेन प्राइम टारगेट था वो क्या था? आपका टारगेट इनको ढूंढना थोड़ी ना, आपका टारगेट था एक्स को ढूंढो और किसको ढूंढो? वाई को ढूंढो और किसको ढूंढो? जेड। तो उसका फॉर्मूला है कि x इज इक्वल्स टू, एकदम ध्यान से सुनना और सोचना, dx बाई डी। मतलब dx का आंसर डिवाइडेड बाय d का आंसर। y का फॉर्मूला होगा इसी तरीके से dy का आंसर बाय d का आंसर। एंड लास्टली z का फॉर्मूला होगा dz का आंसर डिवाइडेड बाय d का आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ये देखने में सुनने में बहुत लंबा, बहुत अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग बहुत इजी है, क्योंकि चार आपको बेसिकली बस डिटरमिनेंट ब्रेक डाउन कर, और उस ब्रेकडाउन में भी आई विल से कि बहुत ही शानदार सा पैटर्न है इसके अंदर, कि सबसे पहला डिजाइन जो आप क्रिएट करोगे डी का, वो क्या चीज का बनेगा बताओ? थोड़ा चीखो चिल्लाओ। जब dx बनाओगे तो dx का खुद का कॉलम कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा, dy बनाओगे तो y का कॉलम कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा, और dz बनाओगे तब z का कॉलम कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा। आराम आराम से सांस लेते हुए सारे को आपको सॉल्व करना है। ये एक आंसर देगा, ये एक आंसर देगा, ये एक आंसर देगा, ये एक आंसर देगा। dx डिवाइडेड बाई डी एक्स का आंसर,
dy डिवाइडेड बाई डी y का आंसर, dz डिवाइडेड बाई डी z का आंसर। तो एक्स वाई जेड तीनों का आपको आंसर मिला। क्लियर मेरे ख्याल में। आप अपने कॉपी में लगभग 2.5 पेज का स्पेस छोड़ दो, थ्योरी में अगले क्लास लिखा दूंगा आपको, ठीक है। आज बस दो छोटा छोटा फटाफट क्वेश्चन करो मेरे साथ आज। दो छोटा छोटा 2.5 पेज का स्पेस छोड़ो, थ्योरी अगले क्लास में लिखा दूंगा। अभी बस क्वेश्चन करेंगे हम 2.5 या 2 पेज भी चलेगा, छोड़ 2, ठीक है। इसको ट्राई करो फटाफट, मेरे साथ रहना। ये कितने वेरिएबल वाला है? ये तो क्लास 10 वाला हो गया। तो इसमें डी जेड नहीं बनेगा, डी बनेगा, dx बनेगा और dy बनेगा। चलो तो जल्दी जल्दी बनाओ। डी आप रिकॉल करो, मुझे रिमाइंड कराओ क्या होता था। थोड़ा जोर से बोलोगे तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगा। कोफिशिएंट वाला पढ़ो तो, कोफिशिएंट क्या क्या है? -2 और 5। सॉल्व करके क्या आ जाएगा बताओ? 15, 15 और 8, और 3 बार माइनस है तो -8, ठीक है ना। तो छोड़ ही देता हूं इसको। 15 - 8 इक्वल्स टू कितना? 7। अच्छा, कैन एनीबडी गेस कि dx का डिजाइन क्या होगा? लुक, ये वाला x का था कोफिशिएंट, और ये किसका था? y का। और ये कौन सा है? कांस्टेंट। dx में x के कोफिशिएंट के कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करना। तो फर्स्ट कॉलम शुड बी व्हाट? एंड -3 इन सेकंड कॉलम एज इट इज कितना? -4 और 5। सॉल्व करो। 5 और -12 तो -7 चलेगा ना। 5 और फिर -3 बार 12, तो 5 - 12 का आंसर -6। डी वाई का डिजाइन बताओ। इस बार वाई वाला चेंज हो जाएगा, क्या होगा बताओ? 3 - 2 फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम 1 - 3। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? -9 + 2, तो आई थिंक -7 अगेन। -9 + 2 -7 अगेन, चलेगा यहां तक। अब क्रेमर्स रूल क्या बोलता है बताओ? x इज इक्वल्स टू dx का आंसर डिवाइडेड बाय d का आंसर। क्या हो जाएगा बोलो? -7/7 काटा कुटी करेंगे तो -1, परफेक्ट। y का आंसर बोलो? dy/d। चलो क्या आएगा बताओ? अगेन सेम, -7/7 इक्वल्स टू कितना? माइनस। ये मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दे दिया कि कैसे ये करेगा काम आपके लिए, चलेगा यहां तक। एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, फिर होता। ये हो गया ना सबका? आओ करो, करो खुद से ट्राई कर लो पहले। चलो यहां देखो एक बार सब लोग सुनो, और प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। प्रगति, वेट, सांची इधर देखो, स्वदेश बोर्ड की तरफ। मेरे को बहुत अच्छे से आप डी, dx, dy और dz का वैल्यूज बताओ कि क्या आना चाहिए, फिर मैं ही पूरा कर देता हूं। अगले क्लास आपको फिर से चांस में दूंगा। और एक मेथड समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, बाकी डिटेल में और अगले क्लास बात करेंगे। आज पहले इसको सल्टाते हैं। बता दो डी का डिजाइन में क्या क्या नंबर आ रहा है? 6 1 -3 1 3 -2 2 1 4। बोल दो तो एक बार। 6 1 -3, फिर 1 3 -2 और 2 1 4, परफेक्ट। अच्छा, सॉल्व करके क्या आ रहा है यहां से? 91 आना चाहिए, करेक्ट। 6 इंटू रो गया कॉलम गया, तो 12 + 2 14, -1 इंटू रो कॉलम गॉन 4 + 4 8, और फिर -3 इंटू रो कॉलम गॉन 1 -6 -5। जिनका आ गया प्लीज मेरा कैलकुलेशन फटाफट चेक करूं। 6 इंटू 14 कितना? 84 ना। -8 + 15, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये? 91। फिर डी के बाद में क्या चाहिए मेरे को? dx। उसमें सेकंड थर्ड सेम रहेगा, 1 3 1 -3 2 4। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 5 5 8, 5 5 और 8। अच्छा, -2, बाकी ठीक है। अच्छा, सॉल्व करने पे 5 इंटू रो कॉलम कौन 12 + 2 14, फिर से -1 इंटू रो कॉलम कौन 20 + 16 तो 36, और -3 इंटू रो कॉलम कौन 5 - 24 कितना? -19।
यहां से कितना 70 माइनस 36 और यहां से प्लस 57 मिला के शायद ये भी 91 आता है। गुड। फिर इसके बाद में देखो डी वाई का आंसर क्या आ जाएगा आपका डिजाइन के हिसाब से। फर्स्ट थर्ड सेम मेंटेन रहेगा 612 और -3 -2 एंड 4। सेकेंड वाले में ये कांस्टेंट आ जाएगा 558। अब बाकी बस सॉल्व करना है इसमें। 6 इंटू रो गया कॉलम गया फिर से 36 शायद फिर -5 इंटू क्या देखना ध्यान से देखना रो गया कॉलम गया 4 और प्लस 4 8 करेक्ट और फिर -3 इंटू रो कॉलम गया तो 8 -10 -2 यहां से 216 क्या शायद यहां से 40 और वहां से +6 सो अल्टीमेटली ये वाला 182 करेक्ट और डी जेड चाहिए आपको। दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेम 612 131 और लास्ट वाला में ये कांस्टेंट आ जाएगा 558। सॉल्व करने पे 6 इंटू 19 ना 24 -5 19 करेक्ट -1 इंटू 8 -10 -2 और फिर +5 इंटू ठीक -5 करेक्ट। सॉल्व करके ये वाला भी 6 इंटू 19 कितना 114 + 2 और प्लस सॉरी -25 तो ये वाला भी शायद से 90 बनाएगा। चलेगा यहां तक। अब देखो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है आपको बस पेशेंस रख के अच्छे से जो इनको सॉल्व करना है। एक्स का आंसर क्या हो जाएगा बताओ पक्का ना मैं यहां करके दिखाता हूं। हाँ देखना ध्यान से x इक्वल्स टू dx/d इज इक्वल्स टू 91/91 1 y इज इक्वल्स टू dy/d 182/91 2 and z is equals to dz/d is equals to 91/91 equals to चलेगा। कितने लोग का आ गया था कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस बाकी चलो अगले क्लास।